ओके तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ऐश्वर्या, निधि, राशि रेखा, अजय, जियो जोसेफ, गुड मॉर्निंग। रजनी गुड मॉर्निंग, स्नेहल गुड मॉर्निंग, हर्ष, विद्या गुड मॉर्निंग, अर्चना, ऋत्विक, अश्लेषा गुड मॉर्निंग। ओके, होमवर्क किया था। प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी होमवर्क की। मैंने आपको होमवर्क दिया था जर्नल एंट्रीज पढ़ के आने का। गुड मॉर्निंग ऐश्वर्या। जर्नल एंट्रीज पढ़ के आए आप? जर्नल एंट्रीज फॉर द बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। जर्नल एंट्रीज फॉर बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। चलो एक बार अभी अपन जर्नल एंट्रीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज के बाद हम बाकी क्वेश्चंस की बातें करेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे बता रहे हैं कि हाँ हम पढ़ के आए, और कुछ बच्चे जो नहीं बता रहे हैं वो नहीं पढ़ के आए। गुड मॉर्निंग बेटा हंजला, गुड मॉर्निंग। चलो पहले हम बात करते हैं जर्नल एंट्रीज की। सबसे पहले ऑन अनाउंसमेंट ऑफ बायबैक, बायबैक को अनाउंस किया गया। बायबैक अनाउंस किया गया, सिर्फ अनाउंस किया गया है, अभी पेमेंट दिया नहीं है। जब बायबैक अनाउंस होता है ना, तो उस टाइम पे हम अपने इक्विटी कैपिटल को डेबिट कर देते हैं और हम बता देते हैं कि इतना अमाउंट हमें पे करना है, जिसको हम एक सेपरेट अकाउंट में डाल के रख देते हैं। मतलब हम ड्यू की एंट्री पास कर देते हैं। तो आप देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, फेस वैल्यू, प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक डेबिट, जो आप एक्स्ट्रा प्रीमियम दे रहे हो। जैसे मैं पिछले लास्ट क्लास में मैं बार बार एग्जाम्पल ले रहा था 40 रुपीज। अगर आपका बायबैक प्राइस 40 रुपीज है, अगर आपका बायबैक प्राइस 40 रुपीज है, जिसमें फेस वैल्यू 10 रुपीज है, तो 30 रुपीज आपका प्रीमियम होना चाहिए। तो यहां पर फेस वैल्यू 10 रुपीज के हिसाब से आएगा इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, और यहां 30 रुपीज प्रीमियम आएगा इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। और क्रेडिट देखिए कौन सा अकाउंट हो रहा है, टू इक्विटी शेयर्स बायबैक अकाउंट, टू इक्विटी शेयर्स बायबैक अकाउंट। ठीक है, इक्विटी शेयर्स बायबैक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। सर ये अकाउंट क्या है? सर ये अकाउंट जो है ये एक टेम्पररी अकाउंट है। आप ये समझो कि हम एक लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं कि भाई इक्विटी शेयर हमें बायबैक करना था, हमने अनाउंस कर लिया स्पेशल रेजोल्यूशन या बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके, अब हमारी एक ड्यूटी हो गई कि हमें तो इतना पैसा देना है। तो जब तक आप पेमेंट नहीं कर देते हो तब तक आपका अकाउंट ये रहेगा इक्विटी शेयर बायबैक। जिस दिन आपने पेमेंट कर दिया, एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक। तो नेक्स्ट एंट्री देखिए, जब आपने पेमेंट किया, अब अनाउंसमेंट डेट और पेमेंट डेट में गैप होगा, यही मान के चल रहे हैं। मतलब अनाउंस जब किया होगा और जब पेमेंट किया होगा, दोनों में गैप होगा। इसीलिए हम ये एंट्री अब कर रहे हैं, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दो एंट्रीज। थर्ड एंट्री, ये जो प्रीमियम था, ये वाला प्रीमियम,
ये जो प्रीमियम था, राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक, जो ये प्रीमियम है, इस प्रीमियम को हमें राइट ऑफ करना है। हमने लास्ट क्लास में इसके बारे में बातचीत की थी कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के केस में जो प्रीमियम पे करते हो उसको आप सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ नहीं कर सकते, पर बायबैक के केस में जो आप प्रीमियम पे कर रहे हो उसको आप सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हो। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है तो आप जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, P&L अकाउंट से राइट ऑफ कर सकते हो। तो सिक्योरिटी प्रीमियम विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, रेवेन्यू रिजर्व या जनरल रिजर्व और P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक। ठीक है, आपको किसी भी पॉइंट में डाउट हो आप पूछ लीजिएगा अभी चैट पे। ट्रांसफर टू CRR इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू। अब ये ट्रांसफर टू CRR क्यों होगा, मैं लिख देता हूं, इफ बायबैक इज आउट ऑफ फ्री रिजर्व। अगर बायबैक फ्री रिजर्व से किया गया है, अगर बायबैक फ्री रिजर्व से किया हुआ है तो आप CRR क्रिएट करोगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करोगे। एंट्री मैंने कल ही डिस्कस की थी आपसे, CRR क्रिएट करने की जो एंट्री होती है वो फ्री रिजर्व्स को डेबिट करते हैं और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को क्रेडिट करते हैं। फ्री रिजर्व में यहां पर जनरल रिजर्व, P&L, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो रहा है और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, क्लियर बेटा? चार एंट्रीज। पांचवा, ऑन फ्रेश इशू ऑफ अदर सिक्योरिटीज सच एज प्रेफरेंस शेयर्स। अगर आप फ्रेश इशू कर रहे हो जहां CRR क्रिएट करने की जरूरत नहीं, पर फ्रेश इशू कर रहे हो तो उसकी तो एंट्री करनी पड़ेगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हम मान के चल रहे हैं कि प्रेफरेंशियल इशू किया। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जहां पर वो बताएगा कि कंपनी ने ऑलरेडी फ्रेश इशू करके रखा था, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। वो बोलेगा कि कंपनी ने 2 महीने पहले फ्रेश इशू करके रखा है फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। तो सर हम क्या उसको भी कंसीडर करेंगे? एंट्री नहीं करेंगे, हम मान लेंगे कि वो जो 2 महीने पहले फ्रेश इशू किया हुआ है हम उसको यूज कर सकते हैं। सर क्यों? मैंने आपको पढ़ाया था बायबैक की पूरी प्रोसेस में 12 महीने लग सकते हैं। 12 महीने में आपकी बायबैक की पूरी प्रोसेस करना अलाउड है। तो 2-3 महीने पहले अगर आपने प्रेफरेंशियल इशू करके रखे हैं फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक तो उससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो 12 महीने के अंदर ही आता है। ठीक है ऋत्विक, सर CRR को P&L से भी बना सकते हैं, लिखा तो हुआ है ऋत्विक, P&L अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट। P&L भी आपका फ्री रिजर्व का पार्ट होता है, तो CRR को हम जनरल रिजर्व से, P&L से या सिक्योरिटी प्रीमियम से, इन तीन में से कहीं से भी बना सकते हैं। ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक, मुझे इसका कोई मतलब बता दे कि ये ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक ये क्या है। एक तो लगता है, मतलब बायबैक के तो 2 सोर्सेस थे, एक था आउट ऑफ फ्री रिजर्व और दूसरा था फ्रेश इशू। ये तीसरा कहां से आ गया, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक? ये थर्ड कहां से आ गया, ये तीसरा कहां से आ गया बेटा? आप मुझे बताइए जल्दी प्लीज।
जी सर, P&L ऑलवेज प्रॉफिट रहता है ना? यस, P&L ऑलवेज प्रॉफिट रहता है, P&L हमेशा प्रॉफिट रहता है। फ्री रिजर्व्स इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, इट मीन्स यूजिंग रिजर्व्स टू अरेंज फंड्स। जो प्रॉफिट असेट्स के फॉर्म में हैं उसको बेच के बायबैक करेंगे। ओके सर, रिजर्व्स इन्वेस्टमेंट या बैंक बैलेंस के फॉर्म में रहता है। सर मज़ा आ रहा है, फंड्स अरेंज करना है। फ्री रिजर्व्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। सेल फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इज द पॉइंट ऑफ असेट, इज द प्रॉफिट ऑफ असेट विच इज ट्रांसफर्ड इनटू रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, सबने सही बोला, सबका मतलब यही है कि सर यहां इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं ताकि हम फ्री रिजर्व्स का यूज कर रहे हैं। यही दिख रहा है कि सर अगर हम इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इन्वेस्टमेंट का यूज कर रहे हैं। हम किस चीज का यूज कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम इन्वेस्टमेंट का यूज कर रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, गेन और लॉस ऑन सेल ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। आपने P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। रिजर्व असेट की फॉर्म में होता है एंड असेट को सेल करके बायबैक कर रहे हैं, जैसे आपने कल एग्जाम्पल में बताया था। ठीक है, लास्ट एंट्री बट नॉट द लीस्ट, ऑन इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स आउट ऑफ CRR एंड अदर फ्री रिजर्व। अब CRR का भी मैंने आपको कल यूटिलाइजेशन बताया था कि CRR से आप इकलौता एक ही यूज कर सकते हो, विच इज कॉल्ड बोनस इशू। तो आप बोनस इशू कर सकते हो। उसके लिए अगर आपको बोनस इशू करना है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपके पास CRR अगर होगा तो आप CRR यूज करोगे। सेकंड प्रायोरिटी आपके पास अदर फ्री रिजर्व्स होंगे तो आप वो भी यूज कर सकते हो, टू बोनस शेयर्स, फिर बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये 2 एंट्रीज। इसी के साथ ये एंट्रीज आपको क्लियर कट समझ में आ गई होंगी। इसमें अगर कोई आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं कुछ स्क्रीन को ठीक करूं। स्क्रीन में एक दाग दिख रहा है। ओके, ठीक है। चले आगे बढ़े। सर इन्वेस्टमेंट सेल एंट्री में अमाउंट बैंक में ट्रांसफर हुआ, देन उससे बायबैक की एंट्री कैसे हुई? क्यों बेटा? अगर अमाउंट बैंक में ट्रांसफर हुआ ये वाला, तो ऐसा मान लो कि पहले आपने ये इन्वेस्टमेंट की एंट्री की, मतलब पहले आपने इन्वेस्टमेंट बेचे, आपका पैसा बैंक में आ गया, और ऊपर आपने ये बैंक वाली एंट्री कर दी, ये सेकंड वाली एंट्री कर दी, पेमेंट टू शेयर होल्डर्स। दिक्कत क्या है? राशि रेखा, क्या प्रॉब्लम है इसमें आपको? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम है क्या? चलिए
आगे बढ़ते हैं, अगर डाउट है अभी भी राशि तो पूछ सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, उमेश लिमिटेड resolves to buy back 4 lakh of its fully paid equity shares of 10 each at 22 per share। 10 क्या है? फेस वैल्यू। 22 क्या है? बायबैक प्राइस। ठीक है, तो 12 रुपीज हो जाएगा प्रीमियम अमाउंट। This buyback is in compliance with the provisions of Companies Act and does not exceed 25% of the paid up share capital। जो बायबैक कर रही है कंपनी, उसमें सेक्शन 68 के सारे कंडीशंस को फॉलो किया गया है। फॉर दिस पर्पस या फॉर द पर्पस इट इशूज 1,11% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार। फ्रेश इशू कर रहे हैं बच्चों। मैंने आपको बताया था कि बायबैक के लिए हम या तो फ्रेश इशू कर सकते हैं, या तो फ्री रिजर्व से यूज कर सकते हैं, या तो हम दोनों सोर्सेस को यूज कर सकते हैं पार्टली। ठीक है, ऋत्विक क्या ट्रीटमेंट किया था? सर इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन में भी था, पर वहां इसका ट्रीटमेंट कुछ और किया था। क्या किया था? The entire amount being payable with applications, company uses 16 lakhs of its balance in securities। यार एक सेकंड, सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा ये, सिक्योरिटीज प्रीमियम। कंपनी यूजेस 16 lakhs of its balance and securities premium account and has, ये लिख लीजिएगा, sufficient balance in its general reserve, in its general reserve। ये नोट कर लीजिएगा। ये नोट कर लीजिएगा। सो 4 लाख के इक्विटी शेयर्स कंपनी बायबैक कर रही है 22 रुपीज पे, और उसके लिए कंपनी फ्रेश इशू भी कर रही है प्रेफरेंस शेयर्स का 1 लाख इंटू 10 मतलब 10 लाख का। और इसके अलावा कंपनी के पास सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस रखा हुआ है 16 लाख का, और इसके अलावा कंपनी अपने जनरल रिजर्व का भी सफिशिएंट बैलेंस रखा हुआ है। ठीक है, चलिए इसके सॉल्यूशन को कैसे करेंगे? इसके सॉल्यूशन को कैसे करेंगे? आप बोलेंगे नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक, number of shares to be bought back, number of shares to be bought back 4 lakh, number of shares to be bought back 4 lakhs। बायबैक प्राइस आपका पहला क्वेश्चन है, इसीलिए मैं बिल्कुल स्लो चल रहा हूं और आपको यह बताना चाहता हूं कि क्या अप्रोच होगी सॉल्व करते वक्त, सॉल्व करते वक्त क्या अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, बायबैक प्राइस 22 पर शेयर, बायबैक प्राइस 22 पर शेयर।
आवाज वॉल्यूम कम है क्या? वॉल्यूम कम है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा। अगर कम लग रहा है सभी बच्चों को, या मतलब बच्चे, विद्या ने बोला है तो बाकी सभी बच्चे भी बताएं वॉल्यूम कम है क्या। अगर कुछ बोलेंगे तो मैं देखता हूं। या फिर विद्या आप एक काम करिए, अगर वॉल्यूम बाकी को कम नहीं लग रहा है तो आप एयरफोन्स का यूज करिए। स्पेशली नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक, बायबैक प्राइस, टोटल बायबैक अमाउंट, टोटल बायबैक अमाउंट, बायबैक का टोटल अमाउंट क्या है? वही नहीं, नो नो बच्चे, वही बायबैक बोल रहा हूं। वॉल्यूम तो ठीक है, टोटल बायबैक अमाउंट, ये टोटल बायबैक अमाउंट कितना हो जाएगा? टोटल बायबैक अमाउंट कितना हो जाएगा? 4 लाख इंटू 22, ये हो जाएगा 88 लैक्स। टोटल बायबैक अमाउंट हो जाएगा 88 लैक्स। टोटल बायबैक अमाउंट इज 88 लैक्स। टोटल बायबैक अमाउंट इज 88 लैक्स। 88 लैक्स टोटल बायबैक अमाउंट। इस 88 लाख के दो हिस्से करेंगे। इस 88 लाख के दो हिस्से करेंगे। हमारी ये वर्किंग बन रही है। इस 88 लाख के दो हिस्से करेंगे। इसमें बोलेंगे फेस वैल्यू ऑफ बायबैक, और दूसरा बोलेंगे प्रीमियम ऑन बायबैक। फेस वैल्यू ऑफ बायबैक और दूसरा प्रीमियम ऑन बायबैक, ये दो चीजें, फेस वैल्यू ऑफ बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक। सर इसमें फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू है 40 लैक्स। फेस वैल्यू होगा 40 लैक्स। सर प्रीमियम ऑन बायबैक क्या है? ये होगा 48 लैक्स। ये होगा 48 लैक्स। हमें दो फिगर मिल गए, एक बायबैक का फेस वैल्यू और एक बायबैक का प्रीमियम। सर ये दो चीजों को अलग अलग क्यों किया? एंट्रीज में काम आएगा अलग अलग करना तो एक, और दूसरा हमें सीआरआर जब बनाना पड़ता है तो वो फेस वैल्यू के बराबर बनाना पड़ता है। तो हमें पता होना चाहिए कि प्रीमियम कितना है और फेस वैल्यू कितना है। तो ये दो अलग अलग बाइफर्केशंस करने का रीजन क्या है? एक, जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए हमें प्रीमियम की वैल्यू अलग से चाहिए होती है। दूसरा, सीआरआर क्रिएट करना है तो हमें फेस वैल्यू अलग से पता होना चाहिए। ठीक है, ये प्रीमियम का क्या करेंगे? ये प्रीमियम का क्या करेंगे? हम इसको राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ। सर इसको राइट ऑफ करने के लिए क्या हमारे पास फ्री रिजर्व्स या सिक्योरिटी प्रीमियम सफिशिएंट रखा है क्या? मुझे जवाब दीजिए, टेल मी। इसको राइट ऑफ करने के लिए फ्री रिजर्व या फ्री रिजर्व वगैरह रखा है क्या? इसको राइट ऑफ करने के लिए कोई फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम रखा है क्या सफिशिएंट? सर हाउ? वी डोंट अंडरस्टैंड what you haven't understood. If you have any doubt then you can ask properly that in which point you have doubt. In which point you have doubt. हाँ बताइए,
इसको राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास कुछ रखा हुआ है क्या? हम जाएंगे और देखेंगे कि हमारे पास कंपनी यूजेस 16 lakhs ऑफ इट्स बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम एंड हैज सफिशिएंट बैलेंस इन इट्स जनरल रिजर्व। ये कह रही है कि हमारे पास 16 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम में है और जनरल रिजर्व में भी हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस रखा है। तो हम राइट ऑफ कहां से करेंगे? राइट ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 16 lakhs एंड जनरल रिजर्व 48 में से 16 गया 32 lakhs 32 lakhs। सर स्टार्टिंग से बेटा क्या है स्टार्टिंग से? इंडोर पोर्ट 2019। बेटा आपका नाम क्या है? इंडोर पोर्ट 2019। एक तो ना तुम लोग आईडी ऐसी बनाते हो यूट्यूब पे, कहां से स्टार्टिंग से? मतलब स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन बोल रहे हो? क्वेश्चन में कोई पॉइंट है? मैं एक बार क्वेश्चन फिर से समझा देता हूं। ये कह रहा है रिजॉल्व्स टू बाय बैक 4 लाख ऑफ इट्स फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स। तो हमने बोला कि भाई 4 लाख इक्विटी शेयर्स बायबैक कर रहा है। ये बोल रहा है एट 22 पर शेयर 10 रुपीज फेस वैल्यू। तो हमने 22 रुपीज बायबैक प्राइस रखा। तो 4 लाख को अगर 22 से इंटू करोगे तो आजकल 88 लाख रुपीज आता है। ठीक है, अब 88 लाख रुपीज टोटल हमें रीपे करना है, जिसमें फेस वैल्यू 40 लाख रुपीज है 10 रुपीज के हिसाब से, और बाकी 48 लाख रुपीज है। 48 लाख रुपीज जो है वो प्रीमियम का अमाउंट है। प्रीमियम ऑन पेबल ऑन बायबैक को हमें राइट ऑफ करना पड़ता है। राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया और जनरल रिजर्व आ गया। जनरल रिजर्व के बारे में क्वेश्चन में हमने लिखवाया आपको अभी कि सफिशिएंट बैलेंस इन जनरल रिजर्व है। ठीक है, मतलब जितने की जरूरत पड़ेगी उतना हमारे पास है। इसके अलावा तो मैंने कुछ करवाया ही नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो समझ में नहीं आनी चाहिए। सर कैन वी यूज फ्रेश इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फॉर राइट ऑफ? नो नो नो, नॉट एट ऑल। नहीं बेटा, कैसे बोल सकते हो फ्रेश इशू फॉर राइट ऑफ? ये राइट ऑफ की एंट्री ये रही, राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक, सिक्योरिटी प्रीमियम, रेवेन्यू रिजर्व टू प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक। कहां है फ्रेश इशू? और फ्रेश इशू का मतलब क्या होता है कि आपने पैसा मंगवाया है, आपने कैपिटल प्रेफरेंशियल कैपिटल इशू किया है जिससे आपको पैसा आया है। आप उस पैसे से राइट ऑफ कैसे करोगे? आप उस पैसे से तो अमाउंट वापस करोगे ना। कैपिटल से आप अपने प्रीमियम को कैसे राइट ऑफ करोगे? ये बात तो इलॉजिकल हुई बेटा। हाउ कैन यू राइट ऑफ योर प्रीमियम दैट इज एक्सपेंडिचर फ्रॉम कैपिटल? कहीं से कहीं तक लॉजिक ही नहीं बैठ रहा। जो आपका प्रीमियम है, जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, उसको आप कहां से राइट ऑफ करोगे? ऑब्वियसली किसी प्रॉफिट में से। तो प्रॉफिट के लिए क्या होना चाहिए? सिक्योरिटी प्रीमियम का क्रेडिट बैलेंस या फिर रेवेन्यू रिजर्व, जनरल रिजर्व, P&L। ठीक है ऐश्वर्या? इंडोर पोर्ट, माय नेम इज हिमांशु मेहरा। हिमांशु मैंने एक बार अभी आपके कहने पर मैंने एक बार अभी पूरा क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया, बट आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग वेयर यू आर हैविंग पर्टिकुलर डाउट। अच्छा, यहां तक सब लोग पहुंच गए। 48 लाख रुपीस को राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है और जनरल रिजर्व का बैलेंस सफिशिएंट है। अब आते हैं 40 लाख रुपीस को के ऊपर। 40 लाख में से हम बोलेंगे यूज्ड आउट ऑफ फ्रेश इशू। कितना यूज किया? 1 लाख इंटू 10, 10 lakhs। 1 लाख इंटू 10
1 लाख इंटू 10, 10 लैक्स, 1 लाख इंटू 10, 10 लैक्स, ठीक है। अब बाकी का बोलेंगे, एंड रिमेनिंग आउट ऑफ जनरल रिजर्व। अगर 40 लाख की जुगाड़ चाहिए तो मैंने बोला कि भाई 10 लाख तो मैंने फ्रेश इशू कर लिया, बाकी क्या करना है, बाकी 30 लैक्स, बाकी 30 लैक्स। सर कब फ्रेश इशू का अमाउंट यूज कर सकते हैं, कर तो रहे, फ्रेश इशू का अमाउंट यूज कर तो रहे। आप बोल रहे हो सर कब फ्रेश इशू का अमाउंट यूज कर सकते हैं, किधर, फ्रेश इशू का अमाउंट कब यूज कर सकते हैं, किधर, मैंने पूछा किधर यूज कर सकते हैं, यूज कर तो रहे। रिमेनिंग आउट ऑफ जनरल रिजर्व, 30 लाख अगर हम यूज कर रहे हैं जनरल रिजर्व से, तो 30 लाख का देयरफॉर क्रिएट CRR ऑफ 30 lakhs आउट ऑफ जनरल रिजर्व। अब देखो आपकी सारी चीजें फुलफिल हो गई। CRR हमें फेस वैल्यू के बराबर बनाना होता है, और उतना फेस वैल्यू जितना फेस वैल्यू आप फ्री रिजर्व से यूज कर रहे हो। तो हम टोटल फेस वैल्यू हमारा 40 लाख है, बट इसमें से हमने बोला कि भाई 10 लाख का तो फ्रेश इशू हुआ है, बाकी 30 लाख रुपीस का आपका यूज हो रहा है आपके एग्जिस्टिंग रिजर्व से, ठीक है, जिसके लिए आप CRR क्रिएट कर रहे हो। थैंक यू हिमांशु, थैंक यू। राइट ऑफ करने के वक्त, राइट ऑफ करते वक्त विद्या ने पूछा सर कब फ्रेश इशू का अमाउंट यूज कर सकते हैं, राइट ऑफ। अरे यार राइट ऑफ करने के लिए फ्रेश इशू यूज ही क्यों करेंगे। राइट ऑफ करने का मतलब क्या होता है, राइट ऑफ करने का मतलब होता है मैंने कोई खर्चा किया, मुझे उसको मेरे प्रॉफिट से माइनस करना है। कैपिटल से कैसे माइनस कर सकते हैं, राइट ऑफ करते वक्त कैपिटल से कैसे माइनस कर सकते हैं, प्रेफरेंशियल कैपिटल से। अगर करना होता या कर सकते होते तो मैं आपको यहीं पर बता देता, ये जो येलो किया हुआ है यहीं पर मैं आपको बता देता कि बेटा राइट ऑफ करते वक्त प्रेफरेंस शेयर से भी राइट ऑफ कर देना। हिमांशु आपको भी ऐसे ही वर्किंग नोट बनाना है, जैसा मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं आपको भी सेम बनाना है, फिर जैसे जैसे मैं एंट्रीज करूंगा आपको भी वैसा ही करना है। मतलब तुम लोग एक सिंपल सी बात समझो कि कैपिटल के अमाउंट से कोई खर्चा राइट ऑफ नहीं होता कभी भी। कैपिटल का अमाउंट आप यूज कर रहे हो बायबैक करने के लिए, मतलब रीपे करने के लिए। आपको एंट्री की आपने बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल कैपिटल, अब बैंक का जो पैसा आया आपने उसको रीपे करने के लिए यूज किया, आप उसको राइट ऑफ के लिए यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब इसको ऑल इन ऑल ऐसा समझो कि टोटल 88 लाख रुपीस में से आपने 10 लाख रुपीस का जुगाड़, 10 लाख रुपीस का जुगाड़ आपने प्रेफरेंशियल कैपिटल से किया। रिमेनिंग 78 लाख रुपीस आप अपने एग्जिस्टिंग रिजर्व्स का यूज कर रहे हो। रिमेनिंग 78 लाख रुपीस आप अपने एग्जिस्टिंग रिजर्व का यूज कर रहे हो, पर उस 78 लाख में से 48 लाख जो है वो प्रीमियम है, तो 78 में से 48 गया वो प्रीमियम है, तो बाकी 30 लाख आप प्रॉफिट्स, मतलब बाकी 30 लाख का फेस वैल्यू आप प्रॉफिट्स में से यूज कर रहे हो, इसीलिए हम 30 लाख रुपीस का CRR क्रिएट कर रहे हैं। फिर से बोल दूं, टोटल 88, मैं ऐसे लिख देता हूं रफ में, टोटल 88 में से आपने 10 का फ्रेश इशू किया, रिमेनिंग बचा 78 के दो हिस्से, इसमें फेस वैल्यू 30 और इसमें प्रीमियम 48। 30 का फेस वैल्यू है इसी, और ये जो 78 है ये है आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, तो 30 हो गया आपका फेस वैल्यू, तो उसका बनाएंगे CRR। सिंपली ऐसा करेंगे। आई बात समझ में?
क्लियर बेटा? क्लियर बेटा? चलो अब करते हैं एंट्रीज। सर इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप टू मेक नोट्स प्लीज गिव आंसर्स। हर्ष मेहरा यू कैन स्पीक इन हिंदी ऑल्सो, बिकॉज कभी कभार क्या होता है कि आपकी इंग्लिश और मेरी समझने वाली इंग्लिश में थोड़ा सा अगर फर्क आ गया तो थोड़ा सा मैं कुछ और समझूंगा और आप कुछ शायद और लिख रहे हो। तो बेसिकली if you can speak in Hindi also, that will be also be understandable, because आपने लिखा है if you are able to understand step by step to make notes please give answers। तो मैं इसका मीनिंग ये निकाल पा रहा हूं कि अगर मैं समझ पा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप नोट्स बनाने का तो मैं उसका आंसर दूं। तो मैं इसको समझ ही नहीं पाया एक्चुअली कि भी आपने क्या लिखा है। सो प्लीज कभी कभार हिंदी में भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन मत बोलो। मैं अगर पढ़ा रहा हूं हिंदी में तो अपन हिंदी में भी पूछ सकते हैं। Now finally जर्नल एंट्रीज। और बेटा सबसे पहले तो हर्ष आप अपने इस सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन को कैसे करवाया जा रहा है उस पे ध्यान दीजिए। अपने आप आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा कि पहले क्या करना है, दूसरा क्या करना है, तीसरा क्या करना है, फिर अपने आप ध्यान आ जाएगा। ठीक है? और इसके अलावा हर चैप्टर में हर सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप नहीं बताया जा सकता कि बेटा पहले ऐसा करना फिर ऐसा करना। ये नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि मोर और लेस ये एक रटना हो जाएगा कि मैं एक फैकल्टी बच्चों को रटवा रहा है कि बेटा एक काम करो, पहले ये कर लेना, फिर ये कर लेना, फिर ये कर लेना। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मैं 11th क्लास में था, 10+2 का वो फंडा होता है ना, तो मैं स्टेट बोर्ड से बिलोंग करता था। तो मैं जब 11th क्लास में था, 11th क्लास में हम अकाउंट्स पढ़ने जाते थे, ट्यूशन लेने जाते थे अकाउंट्स के टीचर के पास। तब तो अकाउंट्स मुझे भी नहीं समझता था, पहली बार अकाउंट्स था। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है हमारे पूरे एरिया में एक ही टीचर फेमस थे, और वो इतने फेमस थे कि मतलब सारे बच्चे उनके पास जाते थे। मतलब उनकी बैचेस सुबह 8 बजे से शुरू होती थी और रात को 10 बजे तक चलती थी। मतलब वो 11th क्लास, 12th क्लास, एमपी बोर्ड मतलब स्टेट बोर्ड वालों को अलग, सीबीएसई बोर्ड वालों को अलग, फिर बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर, बीकॉम थर्ड ईयर, ऐसे पढ़ाते थे अलग अलग। तो जब हम उनके पास गए 11th क्लास में, जब मैं उनके पास गया तो उनका पढ़ाने का अकाउंट्स को वो कैसे पढ़ाते थे, अकाउंट्स को वो थ्योरी की तरह पढ़ाते थे। वो मैं मतलब आपको थोड़ी सी एक्टिंग करके बताता हूं। जैसे बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट होता है, P&L होता है, तो वो हमें आसपास बिठाते थे टेबल पे। जैसे मैं बैठा हूं इधर, मेरे साइड में 2 बच्चे बैठ गए, इधर 2 बच्चे बैठ गए, इधर 3 बच्चे बैठ गए। आपने देखा होगा अपने जमाने में ट्यूशन क्लासेस बचपन में आपने कैसे की होंगी। तो वो बोलते थे कि चलो किसी भी को कॉपी दे दो, मुझे पेन दे दो। वो बोलते थे देख बेटा ऐसे करना है, टी बनाना है, बैलेंस शीट होती है, इधर फर्नीचर आएगा, इधर लोन आएगा, ठीक है, इधर कैपिटल आएगा बेटा, ठीक है, इधर ना फिक्स एसेट आएगा, इधर डेटर आएगा, इधर स्टॉक आ जाएगा, तेरी ना बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। अच्छा P&L बनाना है तो P&L बनाने से पहले तेरे को ट्रेडिंग बनाना पड़ेगा। इधर सेल आएगा, इधर स्टॉक आएगा, इधर ओपनिंग स्टॉक आएगा, इधर परचेज आएगा, तेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, फिर हम मनी मन सोचते हैं पर क्यों ये इधर, क्यों वो उधर, क्यों ये क्या होए, बस इतना आएगा, याद कर ले, यही फिगर आने वाले हैं क्वेश्चन में। इसके अलावा एग्जाम में इससे ऊपर कौन से फिगर आएंगे ही नहीं, इन 4 नाम के ऊपर आएंगे नहीं, ये याद कर ले, इतना हो गया तेरा। आई वॉज लाइक क्या, ये क्या है। फिर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना होता था, आंसर के लिए वो पहले से ही उनके पास स्टेप लिखी होती थी। देख
पहले ना तेरे को ऐसा ऐसा करना है, ये क्वेश्चन हमेशा आएगा ही आएगा पेपर में तेरे, ठीक है। अब स्कूल में तो सीधी बात है, बने बनाए पेपर के फॉर्मेट होते थे कि भाई हाँ हमेशा तो यही रिपीट होना है। तो बोलते थे देख सबसे पहले ना तेरे को ये कैलकुलेट करना है, फिर तेरे को इसको अमाउंट को इधर ले जाना है, फिर ऐसे ऐसे करना है, तेरा आंसर आ जाएगा, खत्म, बस ऐसा करके आना तेरा आंसर आ जाएगा। इट वॉज लाइक अच्छा ओके, मतलब अकाउंट्स को रटना है हमें। जब हम लॉजिक पूछते थे तो बोलते थे चल ठीक है मैं आता हूं, दूसरे वाले बच्चे बैठे हैं, मतलब उनके लंबी उनका रूम होते थे, अलग अलग रूम में अलग अलग बच्चे बिठाते थे वो, 10-10 12-12 बच्चे एक साथ, फिर दूसरे रूम में 10-10 12, फिर तीसरे रूम में 10-10 12, मतलब लॉजिक के नाम पर उनको कुछ नहीं आता था, सिर्फ रटवाने के नाम पे आता था। सो द पॉइंट इज कि ये फंडा अकाउंट्स में नहीं चलता है। मतलब मैं शुरू से सच बताऊं तो मेरे अकाउंट्स में 11th क्लास में 12th क्लास में मेरे अकाउंट्स में 90 प्लस आए हैं, बट मैं बिलीव करो हमेशा रट के आए हैं, मैंने कभी जिंदगी में नहीं समझा है। व्हेन इट वाज सीपीटी, आपको पता होगा कि सीए में सबसे पहले सीपीटी था, मतलब सीपीटी से भी पहले फाउंडेशन था, बट सीपीटी के टाइम पे मैं आया था 2006 में। जब मैं किसी पर्टिकुलर सीए के कोचिंग गया, सीए की कोचिंग लेने गया, वहां जब मैंने अकाउंट्स पढ़ा, मेरे लिटरली तार हिल गए पूरे दिमाग के। मतलब उनकी वजह से, जिनसे मैंने सीपीटी में अकाउंट्स पढ़ा, मैंने उनकी वजह से मुझे आज अकाउंट्स पढ़ाने में अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं उनका थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूशन है, मैं ये कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्चुअली समझाया कि हम ये अकाउंट्स पढ़ते क्यों हैं और अकाउंट्स बेसिकली होता क्या है। नहीं तो 11th-12th में तो मुझे लगा कि यार अच्छा ये जो 95 मार्क्स आए हैं, मतलब शायद मुझे अवार्ड वापस करना पड़ेगा, ऐसा था सिस्टम। थैंक यू बेटा। सर प्लीज शेयर द एस्टिमेट इनकम ऑफ दैट टीचर। एस्टिमेट इनकम ऑफ दैट टीचर, वो टीचर दिन में, एक दिन में मिनिमम 10,000 कमाते होंगे पर डे, 10,000 पर डे। मतलब उनकी सुबह से लेकर रात तक फुल डे क्लासेस होती थी, फुल डे क्लासेस, और बढ़िया वो पूरे दिन भर में एक लोअर एक टी शर्ट, बस उसी में बैठे रहते थे और वो पूरा दिन पढ़ाते रहते थे। नहीं बूस्टर बैच नहीं लिया था। एनीवेज, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, हर जगह हम रट नहीं सकते। हां, अकाउंट्स में भी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहां थोड़ा बहुत हमें रटना पड़ता है, जैसे फॉर्मेट हो गया, ठीक है ना, ऐसे कहीं कहीं रटना पड़ता है, बट लॉजिक्स को तो हम रट नहीं सकते ना। अब अगर कोई मुझसे ये पूछे सर आप तो ना स्टेप बाय स्टेप बता दीजिए कि सर कैसे सॉल्व होगा, तो मैं बोलूंगा कि बेटा मैं जो बता रहा हूं वही तो स्टेप बाय स्टेप है ना। मैं आपको बस ये कोशिश कर रहा हूं कि आप आने वाले 2-3 क्वेश्चंस में मेरा अप्रोच समझ लो, आप कैच कर लो कि मेरा अप्रोच क्या है, आप उसी अप्रोच को फॉलो करिए। डेफिनेटली आपको आंसर्स आपके प्रॉपर बनेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। चलिए, सो नाउ एंट्री नंबर 1, टेल मी गाइस क्या एंट्री होगी। सबसे पहले हम 88 लाख को टारगेट करेंगे। सबसे पहले हम 88 लाख को टारगेट करेंगे। 88 लाख रुपीस का क्या एंट्री होगा, हम एंट्री करेंगे। 88 लाख रुपीस का क्या एंट्री होगा, मतलब बायबैक का। हम टोटल बायबैक कर रहे हैं और हम बायबैक की ड्यू की एंट्री पास कर रहे हैं। हम एंट्री क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 40 lakhs, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट 48 lakhs, to equity shares
बायबैक अकाउंट 88 lakhs। अगर नरेशन लिखना हो, वैसे एग्जाम में नरेशन लिखना जरूरी होता है, मैं आपको स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चंस में नरेशन जरूर लिखवाऊंगा, आगे के क्वेश्चन में आपको नरेशन लिखवाना बंद कर दूंगा, क्योंकि नरेशन बेसिकली वही रिपीटेटिव बेसिस के होंगे। बीइंग 4 lakh equity shares resolved to buy back at 22 per share। at 22 per share, ठीक है। इक्विटी स्प्लिट आपने लिखा है, आई होप आपने शायद स्प्लिट लिखना चाहा होगा। स्प्लिट करके एंट्री करना चाहिए क्या सर? स्प्लिट करके मतलब बेटा व्हाट डू यू मीन बाय स्प्लिट करके? स्प्लिट ही तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि 40 लाख तो फेस वैल्यू है, 48 लाख तो प्रीमियम है। आप ये कह रहे हो क्या कि सर टोटल मिला के 88 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल में लिख दो? अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपने बिल्कुल गलत किया है। क्यों? क्योंकि आपका इक्विटी शेयर कैपिटल 88 लाख का है ही नहीं। इधर हम फेस वैल्यू कितना दिखा रहे हैं, इधर हमारा फेस वैल्यू कितना है 40 लाख, तो ये 40 लाख ही आएगा। थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए, ठीक है ना। इसमें लॉजिकली सोचने वाली बात भी नहीं है, सिर्फ इसमें बात यह है कि भूलिए मत कि हमने अभी वर्किंग की है, और उस वर्किंग में हमने ऑलरेडी स्प्लिट किया हुआ है, तो ऑब्वियसली स्प्लिट करने की एंट्री होगी। मैंने स्प्लिट करने की एंट्री बताई थी विद्या, मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा है कि आप एंट्रीज जो मैंने ऊपर डिस्कस की हुई हैं, आप उन एंट्रीज को ध्यान से पढ़ नहीं रहे हो बेटा। आप मुझसे एंट्री पूछ रहे हो सर स्प्लिट करके एंट्री करना चाहिए क्या? तो क्या मैंने एंट्री में आपको स्प्लिट करके नहीं पढ़ाया था क्या? कुछ बच्चे क्लास में बैठे बैठे भी ध्यान नहीं देते, तब टीचर को गुस्सा आता है। गुस्सा यहां पर आता है कि ये क्या पूछ रहे हो, ये कौन सी बेवकूफी वाली चीजें पूछ रहे हो। एंट्री में मैंने जब डिस्कस किया था तो स्प्लिट करके ही एंट्री मैंने डिस्कस की थी, तो भी पूछ रहे हो सर स्प्लिट करके एंट्री करना चाहिए क्या? मतलब समथिंग इट फील्स लाइक रिडिक्यूलस कि यार ये क्या है। प्लीज बच्चों किसी भी स्टूडेंट पे पर्सनल कमेंट मत करिए। मैं कह रहा हूं, मैं कुछ बच्चे को अगर कुछ कमेंट कर रहा हूं तो मैं टीचर हूं। किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल कमेंट मत करिए, नहीं तो आपको मैं ब्लॉक कर दूंगा। किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल कमेंट मत करिए, नहीं तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। ये स्ट्रिक्टली मैं आपको क्लास में कह रहा हूं, मेरी क्लास के कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। अगर मैं किसी स्टूडेंट से स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं तो आप इसका मतलब ये नहीं कि बार बार फालतू की चैट करेंगे, और किसी दूसरे बच्चे पर आप पर्सनल कमेंट बिल्कुल नहीं करेंगे। कमेंट करने का अधिकार सिर्फ मुझे है, वो भी एक लिमिट तक। चलो सेकंड, सो ये बायबैक के लिए हमने अमाउंट ड्यू की एंट्री कर दी। सेकंड एंट्री क्या करेंगे? सेकंड एंट्री क्या करेंगे बेटा? एक काम करते हैं, सेकंड एंट्री में हम फ्रेश इशू करते हैं। एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपीस टू प्रेफरेंस शेयर। कौन से थे? 11% प्रेफरेंस शेयर्स टू 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या लिखेंगे? being 1 lakh number of preference shares issued
at 10 for the purpose of बायबैक। बायबैक के पर्पस के लिए हमने 1 लाख इशू किए, ठीक है, ये कुछ कुछ पैसा आया। इन्वेस्टमेंट हमने बेचा नहीं है, इस क्वेश्चन में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब हम पेमेंट की एंट्री करेंगे। इक्विटी शेयर्स बायबैक डेबिट 88 लाख। सर ये 88 लाख कैसे आया, पहले ही बता दूं, हो सकता है कुछ बच्चे पूछेंगे। फर्स्ट एंट्री में ये वाला देखो ध्यान से, इक्विटी शेयर बायबैक 88 लाख। ध्यान से देखो इसको, फर्स्ट एंट्री में इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट, यहां क्रेडिट किया था, इसी को हमने डेबिट कर दिया, इसी को येलो कर देता हूं, इसी को हमने डेबिट कर दिया। ऊपर हमने बताया था कि हमारी लायबिलिटी है, वी नीड टू पे इट, अब हम पे कर रहे हैं। टू बैंक अकाउंट 88। सर टू बैंक क्यों किया, अरे भाई पेमेंट कर रहा हूं, बैंक से पेमेंट करूंगा ना, इसके लिए मैं ऊपर 10 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर से ला चुका हूं, बाकी 78 लाख रुपीस मेरे पास रखा हुआ है ऑलरेडी बैंक में, तो मैंने बैंक से 88 लाख रुपीस पे कर दिए। ठीक है, ठीक है, हम क्या बोलेंगे, बीइंग अमाउंट पेड, बीइंग अमाउंट पेड, बीइंग अमाउंट पेड, बीइंग अमाउंट पेड। ठीक है, क्लियर। बीइंग अमाउंट पेड। बच्चों ये 3 एंट्रीज हो गई, बताइए इन 3 एंट्रीज में कोई प्रॉब्लम, इन 3 एंट्रीज में कोई प्रॉब्लम। और फोर्थ एंट्री क्या होगी, फोर्थ एंट्री क्या होगी, टेल मी। देखो हमने क्या क्या कर लिया, हमने टोटल 88 लाख की ड्यू की एंट्री पास कर दी, हमने 10 लाख की एंट्री पास कर दी, और हमने पेमेंट कर दिया। अभी भी हमें सीआरआर क्रिएट करना है, हमें राइट ऑफ की एंट्री पास करनी है, हमें 2 अलग अलग एंट्रीज और करनी है, एक तो सीआरआर और एक सिक्योरिटी प्रीमियम से और जनरल रिजर्व से राइट ऑफ की एंट्री पास करनी है। ठीक है सर, इक्विटी शेयर बायबैक कौन सी लायबिलिटी है, अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इक्विटी शेयर बायबैक हमारी करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी। क्यों, क्योंकि हमें विद इन 12 मंथ्स में बायबैक की प्रोसेस खत्म करना होता है, तो ये हमारी करंट लायबिलिटी हुई। तो जब तक हम पे नहीं करते तब तक हम इसको करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे। आई बात समझ में। हाँ, नेक्स्ट एंट्री, चलो प्रीमियम को राइट ऑफ करते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 16 लाख, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 32 lakhs to प्रीमियम ऑन बायबैक। सर प्रीमियम ऑन बायबैक को मैंने क्रेडिट कर दिया, ऊपर फर्स्ट एंट्री में प्रीमियम ऑन बायबैक को डेबिट किया था, ऊपर फर्स्ट एंट्री में प्रीमियम ऑन बायबैक को डेबिट किया था 48 लाख रुपीज से, अब मैंने 48 लाख रुपीज से उसको राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, being amount of premium
रिटर्न ऑफ, हमने प्रीमियम को राइट ऑफ कर दिया। एक एंट्री लास्ट होगी इस क्वेश्चन की, सीआरआर क्रिएट करने की। हम अपने वर्किंग से देखते जा सकते हैं कि सीआरआर हम कहां से बना रहे हैं, जनरल रिजर्व से। हमने अपने वर्किंग में बेटा सब कुछ बना के रखा है, मतलब हमें जो भी एंट्री करनी है हमारा वर्किंग में सब कुछ किया हुआ है। जनरल रिजर्व डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अच्छा, एग्जाम में मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि फुल फॉर्म लिख के आइएगा। एग्जाम में आप टू सीआरआर मत करिएगा, छोटा मोटा रिस्क हो सकता है, ठीक है। बीइंग, हाँ नरेशन में लिख सकते हो, सीआरआर इक्वल टू फेस वैल्यू, इक्वल टू फेस वैल्यू created as per section 68. So these were the 5 journal entries जिसके बेसिस पर हमने ये पूरा क्वेश्चन कवर अप किया। कोई डाउट इसमें? आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, बट फिर भी अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नरेशन मैंने इसलिए लिखवाया ताकि आपको नरेशन एक बार याद हो जाए कि हाँ यार किसके लिए कौन सा नरेशन होता है। जो बच्चे स्मार्ट होते हैं उनको ना नरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। जो बच्चे स्मार्ट होते हैं वो समझ जाते हैं कि हाँ यार नरेशन का कुछ भी रेलेवेंस नहीं है, एग्जाम में हम अपने हिसाब से नरेशन लिख के आ सकते हैं। तो डेफिनेटली स्मार्ट बच्चे नरेशन के लिए ना रोएंगे नहीं कि यार हाँ यार ये नरेशन क्यों नहीं कर रहे हो सर, नरेशन क्यों नहीं लिखवा रहे हो। ये प्लीज थोड़ा सा अब आप एक स्मार्ट स्टडी पे भी आपको आना पड़ेगा। हम जब तक सीए फाउंडेशन में होते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं, मैं सीए इंटर वाले बच्चों को हमेशा बोलता हूं कि फाउंडेशन वाले बच्चे इतने मैच्योर नहीं होते, इतने छोड़ो मैच्योर नहीं होते, और उनकी गलती नहीं है क्योंकि वो नए नए प्रोफेशनल कोर्स में आए हैं। बट जैसे ही आप सीए इंटर में आते हो तो थोड़ा बहुत टीचर आपसे और दुनिया आपसे थोड़ी सी मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करती है, ठीक है ना। सो स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। पर जैसे ही फाइनल में कोई बच्चा आता है तो मैं फाइनल वाले बच्चों को बोलता हूं कि अरे यार इंटर के बच्चे ज्यादा मैच्योर नहीं होते। क्यों? क्योंकि मुझे उनको यह समझाना पड़ता है कि यार आपको और मैच्योर होना है, अब तो आपको 100% मैच्योरिटी रखना है। सो इन द सेम वे आई एक्सपेक्ट यू सम काइंड ऑफ मैच्योरिटी समवेयर कि चलो ठीक है यार सर ने अगर नरेशन नहीं लिखवाए दैट डजंट मीन्स कि यार सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, अरे यार सर ने नरेशन क्यों नहीं लिखवाया, मैंने तो पूरे पैसे दिए हैं मुझे नरेशन भी चाहिए, ऐसे वाला ये कोई लॉजिक नहीं बैठता। स्मार्ट बच्चा यही बोलता है कि यार ठीक है यार मुझे तो कॉन्सेप्ट समझाओ, मुझे मेन चीजें पढ़ाओ, ये नरेशन वरेशन क्या सर, ये तो मैं खुद भी लिख सकता हूं एग्जाम में। चलो कोई डाउट नहीं? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अच्छा, बच्चे सोच रहे होंगे सर ने ये बोल दिया कि स्मार्ट बच्चे ये सब चीजें नहीं करते, तो अब कोई बच्चा अगर पूछना भी होगा ना जिसको नरेशन का, वो चाह के भी अब आगे चल के नहीं पूछेगा, नहीं नहीं सर ने तो ऐसा बोला था कि मैच्योरिटी नहीं होती, मैं तो स्मार्ट हूं, मैं तो स्मार्ट हूं, नहीं मैं नहीं पूछ रहा। ऐसा नहीं है, मैंने इस सेंस में नहीं बोला, बस मैंने ये बोला कि आप नरेशन के लिए प्लीज एक टेंशन मत रखिएगा कि नरेशन क्यों नहीं लिखवा रहा हूं। नरेशन मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखवा लिया, दैट मीन्स कि अब आपको सेम नरेशन के सेम टाइप ऑफ नरेशन आपको रिपीट करने हैं। प्रिया शाह, कल का लेक्चर आपने नहीं देखा है। सर सीआरआर क्यों क्रिएट करते हैं, ये क्वेश्चन ही गलत है, ये बंदी इस क्लास में गलत आ गई। प्रिया शाह, ये बंदी इस क्लास में गलत आ गई, ये बंदी ने डेफिनेटली पिछली क्लास नहीं देखी है, मैं 100% श्योर बोल सकता हूं। और बाकी बच्चे भी इसके चैट को पढ़ के यही बोल सकते हैं कि हाँ यार ये प्रिया जो बच्ची है ये कल की क्लास में नहीं थी।
या तो ये रेगुलर क्लास ज्वाइन नहीं कर रही हुई है, या तो ये सिर्फ टाइम पास के लिए आई है थोड़ा बहुत, चलो ठीक है लॉजिक के लिए, या तो इसने अगर ये रेगुलर है तो कल की क्लास इसने डेफिनेटली ज्वाइन नहीं की है, कुछ भी हो जाए। चलो बाकी बच्चे मेरे साथ ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, बाकी बच्चे ये क्वेश्चन पढ़िए, बाकी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस पढ़िए जल्दी। आई वॉन्ट यू ऑल कि मुझे ये सॉल्व करके दो, मुझे पहले इसको डिस्कस करना है आपके साथ। जयेश लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जयेश लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन बॉस? क्या इंफॉर्मेशन बॉस? एक तो शेयर कैपिटल के बारे में 2,50,000 इक्विटी शेयर्स हैं और 2,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, जिसमें देखो क्या लिखा है, इशूड 2 months बैक फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर कोई भी सिक्योरिटीज 1-2 महीने पहले ही इशू की हैं फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक तो आप उसको यूज कर सकते हो। कल का क्लास नहीं देखा तो ये वाला क्लास देखने के बाद कल का क्लास देख लेना। कल का क्लास नहीं देखा तो ये वाला क्लास देखने के बाद कल वाला क्लास जरूर देख लेना, नहीं तो आपके मन में हमेशा डाउट रहेगा कि सीआरआर क्यों क्रिएट कर रहे हैं। और कल का क्लास जरूर देखना, वो सीआरआर क्रिएट क्यों कर रहे हैं उसका लॉजिक बहुत प्यारे तरीके से समझाया गया है। सो 2,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच इशूड 2 months बैक फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। issued 2 months back for the purpose of buyback. Reserves and surplus, capital reserve, security premium, revenue reserve, profit and loss account। मुझे बताइए इनमें से कौन सा रिजर्व हमारे काम का नहीं है? कौन सा रिजर्व हमारे काम का नहीं है? कौन सा रिजर्व हमारे काम का नहीं है? इनमें से कौन सा रिजर्व हमारे काम का नहीं है? टेल मी, इनमें से कौन सा रिजर्व हमारे काम का नहीं है? यस, कैपिटल रिजर्व हमारे काम का नहीं है। कैपिटल रिजर्व हमारे काम का नहीं है। फिर रिजोल्यूशन पास टू बायबैक 20% ऑफ द इक्विटी कैपिटल 50 पर शेयर। 20% ऑफ द इक्विटी कैपिटल 50 पर शेयर। ऊपर शेयर की फेस वैल्यू दी हुई है 10 रुपए और ये 50 पर शेयर मतलब 40 रुपीज का प्रीमियम। पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन। क्या इस क्वेश्चन में आप मुझे वर्किंग नोट बना के दे सकते हो? क्या इस क्वेश्चन में आप मुझे वर्किंग नोट बना के दे सकते हो प्लीज? मैं स्क्रीन को हटा रहा हूं, आप मुझे वर्किंग नोट बना के दीजिए प्लीज। ठीक है, आप मुझे वर्किंग नोट बना के दीजिए। मैं भी वर्किंग नोट बना रहा हूं, आपको कोई अभी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, ठीक है? आपको मेरे पीछे कोई स्क्रीन नहीं दिख रही है, आप आप अपनी कॉपी में वर्किंग नोट बनाइए, फिर मैं आपको मैच करवा दूंगा, ठीक है? जल्दी बनाओ।
जल्दी बनाइए बेटा। सर क्वेश्चन बिकॉज सॉफ्ट कॉपी इन मोबाइल ओनली। अरे यार एक काम करो ना, क्वेश्चन के फैक्ट्स आप अपनी कॉपी में लिख लो। क्वेश्चन के फैक्ट्स आप अपनी कॉपी में लिख लो। क्वेश्चन के फैक्ट्स जल्दी से जल्दी 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 10 सेकंड में अपनी कॉपी में लिख लो। मुझे भी सॉल्व करना है। मुझे भी सॉल्व करना है, तो आप अपनी कॉपी में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन के बताए हुए फैक्ट्स अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और एक काम करिए, लेक्चर को 2 मिनट पॉज कर लीजिए आप। मैं आगे बढ़ लेता हूं, लेक्चर को 2 मिनट आप पॉज कर लीजिए। पॉज करके इसको क्वेश्चन को लिख लो, ठीक है। 3 2 1 पॉज कर लिया, आगे बढ़ लेते हैं। बायबैक प्राइस, अच्छा मुझे बोलना थोड़ी है, मुझे सॉल्व करना है खुद से बिना बोले। CRR 3 लाख। अच्छा कुछ फ्रेश इशू भी हो रहा है ना? CRR किसी ने बोला, निधि ने बोला 3 लाख, ऐश्वर्या तरसेकर ने बोला 5 लाख। दैट्स इट, मेरा चार्ट तो बन गया, मेरा चार्ट तो बन गया। मेरा चार्ट तो बन गया, दिखाऊं? मेरा चार्ट दिखाऊं?
मेरा चार्ट तो बन गया। अब देख लो कि आप कहां कहां गलती कर रहे हो। आप देख लीजिए कि आप कहां कहां गलती कर रहे हो। आप देख लो कि आप गलती कहां कहां कर रहे हो। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि CRR 5 लाख बनेगा। उन्होंने फ्रेश इशू 2 लाख रुपीस को ध्यान नहीं दिया। लिखा भी हुआ है इशूड 2 months बैक फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। ये पॉइंट डिस्कस की हुई है एंट्रीज डिस्कस करते टाइम, कि कभी कभार वो बोलेगा क्वेश्चन में कि 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले बायबैक के लिए हमने पहले से ही इशू करके रखा था। बच्चे ध्यान नहीं दे रहे, क्लास में बैठे हुए बच्चे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। जैसे कि ऐश्वर्या, जैसे कि स्मिता, कुछ बच्चे तो एंट्रीज पे भी पहुंच गए होंगे। अच्छी बात है। वैसे अगर आपका चार्ट मेरे चार्ट से मैच हो रहा है लगभग, आप एंट्रीज करना शुरू कर लीजिए। इसमें कोई आपको तकलीफ, समस्या, प्रॉब्लम, इशू, डिस्क्रिपेंसी, क्वेरी, कुछ भी हो पूछ लो। कोई भी तकलीफ, समस्या, प्रॉब्लम, इशू, डिस्क्रिपेंसी, क्वेरी, कुछ भी अगर हो जल्दी बताइए। गणेश सर, प्रीमियम को राइट ऑफ करते टाइम सिक्योरिटीज प्रीमियम और फ्री रिजर्व ऑल्टर हो तो चलेगा ना? हाँ, मतलब आपका अगर पूछने का ये मतलब है कि सर प्रीमियम को राइट ऑफ करते वक्त हम पहले सिक्योरिटी प्रीमियम की जगह पे जनरल रिजर्व यूज कर लें, या जनरल रिजर्व की जगह पे सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर ले तो चलेगा ना? हाँ बिल्कुल चलेगा, आप शफलिंग कर सकते हो। सॉरी। चलो एंट्री बोलो, फर्स्ट एंट्री बोलो, तुम लोगों का वेट कर रहा हूं। फर्स्ट एंट्री बोलो, सभी बच्चे थोड़ा सा जल्दी जल्दी फास्ट। फर्स्ट एंट्री बोलिए, आपसे एंट्री करवानी है मुझे। फर्स्ट एंट्री बोलिए, आपसे ही एंट्री करवाना है मुझे। ये चार्ट को अगर नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो, इस चार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। फर्स्ट एंट्री। बच्चे कितने ढीले हैं यार, एंट्री नहीं बताई अभी तक। बच्चे सोच रहे हैं क्या एंट्री बताएं सर, आप खुद ही लिख लो सर। ठीक है, मैं क्या बोलूं अब, कोई इज्जत ही नहीं है मतलब दुनिया में। कोई एंट्री बताने को तैयार नहीं, सब अपना अपना लिख रहे हैं। चलो किसी ने तो एंट्री बताई। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक टू इक्विटी ऑन बायबैक। वेरी गुड। टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट 5 लाख, 20 लाख, 25 लाख। नरेशन आप लिख लीजिएगा। सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री बोलिए।
सेकंड एंट्री बोलिए जल्दी, सेकंड एंट्री बोलिए, सेकंड एंट्री बोलिए जल्दी। सेकेंड एंट्री बोलिए। सेकेंड एंट्री बोलिए। यस, कर दी ना गलती, इसी का ही वेट कर रहा था। स्नेहल और निधि कर दी गलती, स्नेहल और निधि ने गलती कर दी। ऐश्वर्या, यस, यही 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 चीज का वेट कर रहा था। मैं वही सोच रहा था कि सेकेंड एंट्री देखूं मैं बच्चा क्या बोलता है। रटी रटाई बातें आप वही कर रहे हो जैसा आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है, सब रिपीट कर रहे हो। सर वही तो करना था। सेकेंड एंट्री नहीं होगी। ये जो सेकेंड एंट्री आपने बताई है, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल कैपिटल 2 लाख रुपीस, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी। सेकेंड एंट्री होगी ही नहीं ये वाली। क्यों सर? भाई साहब, इशूड 2 months बैक फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक, एंट्री ऑलरेडी 2 महीने पहले हो चुकी है, तभी तो ये बोल रहा है कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, हमारे इशूड कैपिटल में ये सब रखा हुआ है। जब रखा हुआ है तो एंट्री ऑलरेडी हो चुकी होगी, वापस से क्यों एंट्री कर रहे हो? वापस से क्यों एंट्री कर रहे हो? तो इसीलिए एंट्री नहीं होगी। सेकेंड एंट्री जो होगी वो सिर्फ पेमेंट की एंट्री होगी, प्रेफरेंशियल कैपिटल के इशू की एंट्री नहीं होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो सेकेंड एंट्री आप करोगे इक्विटी शेयर्स बायबैक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर्स बायबैक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर्स बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 25 लाख, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक 25 लाख। याद रखिएगा, अभी तो ये क्वेश्चन बिना बैलेंस शीट का है। ये जो क्वेश्चन है ये बिना बैलेंस शीट का है। कभी कभार बैलेंस शीट में दिया रहता है कि प्रेफरेंशियल कैपिटल इशूड 2 months बैक फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक, एंट्री बिल्कुल मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। वो बोलेगा बैलेंस शीट बनाइए बायबैक के बाद, आपने अगर वो एंट्री कर ली होगी, उस एंट्री का इफेक्ट दोगे रिवाइज बैलेंस शीट बनाते वक्त, आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। फिर पेपर से बाहर निकलते आगे रो गया, अरे यार सब तो सीख किया था यार, ये क्या होता है यार, ऐसे कैसे हो गया यार। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस। इसके अलावा बायबैक को, प्रीमियम को हम राइट ऑफ कर रहे हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, सर प्लीज रिपीट दिस एंट्री वंस अगेन। लिखी हुई है बेटा आपके सामने, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक 25 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक, टू प्रीमियम ऑन बायबैक, कितना? 20 lakhs।
और अलग से बनाएंगे CRR। मैं रिकमेंड करूंगा कि प्रीमियम वाली एंट्री राइट ऑफ करने की अलग अलग करिए और CRR वाली एंट्री अलग करिए। CRR वाली एंट्री क्या होगी सर? टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितना? 3 लाख। यस 3 लाख। सर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कहां से बनाएंगे देखते हैं। हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रखा हुआ है 22, उसमें से 20 हमने राइट ऑफ में यूज कर लिया। स्टिल हमारे पास 2 लाख रुपीस का सिक्योरिटी प्रीमियम रखा है। इफ वी वांट वी कैन यूज इट। रेवेन्यू रिजर्व 30 लाख रखा है, P&L 40 लाख रखा है, सब अच्छा खासा रखा है। आप रेवेन्यू रिजर्व से भी यूज कर सकते हो। कभी भी अगर आपको रेवेन्यू रिजर्व और P&L दोनों दिए हों तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे रेवेन्यू रिजर्व यूज करोगे। अब दूसरा सवाल होता है कि मैं सिक्योरिटी प्रीमियम से 2 लाख यूज करूं कि मैं पूरा रेवेन्यू रिजर्व से बना लूं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिक्योरिटी प्रीमियम से 2 लाख रुपए रखे हुए वाले बना लो और बाकी का रेवेन्यू रिजर्व से बना लो, वो सबसे बेस्ट तरीका है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, $2 लाख और रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख। नवंबर 20 का पेपर एनालिसिस पे वीडियो बनाइए प्लीज, देखते हैं यार, टाइम मिला तो बनाएंगे। ऐश्वर्या 3 लाख, रेवेन्यू रिजर्व डेबिट 3 लाख टू CRR 3 लाख। मैंने क्या किया, मैंने CRR 3 लाख का बनाया, उसमें से मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम रखा हुआ यूज कर दिया और बाकी मैंने रेवेन्यू रिजर्व यूज कर दिया। सर क्या हम पूरा रेवेन्यू रिजर्व 3 लाख का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आप बिल्कुल यूज कर सकते हो। यहां मैं लिख रहा हूं ऑल्टरनेटिवली instead of 2 lakh security premium account we can use whole revenue reserve for creating CRR of 3 lakh। ये नोट किसके लिए? ये नोट एक तो आपकी समझ के लिए, दूसरा एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ गया और आप अगर ऐसा करके आते हो तो आप ये पॉइंट लिख के आओ। एग्जाम में अगर आपने पूरा 3 लाख रेवेन्यू रिजर्व करके डेबिट किया है तो आप ऑल्टरनेटिवली लिख के आओ कि ऑल्टरनेटिवली वी कैन ऑल्सो यूज सिक्योरिटी प्रीमियम ऑफ ₹2 लाख एंड रिमेनिंग रिजर्व ऑफ ₹1 लाख फॉर द पर्पस ऑफ CRR। मतलब आप जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हो अगर आपको पता है कि उसका ऑल्टरनेटिव है तो आप उसका नोट डाल के आओ। आप इस तरीके से अपने आप को सेफ पोजीशन पे रख रहे हो। ठीक है, तो आप अपने आप को इस तरीके से सेफ पोजीशन पे रख रहे हो। जब आप कोई भी पर्टिकुलर CRR की एंट्री कर रहे हो और उसके लिए सपोज आप पूरा का पूरा रेवेन्यू रिजर्व यूज कर रहे हो तो आप ऑल्टरनेटिवली लिख के आओ कि हम सिक्योरिटी प्रीमियम भी यूज कर सकते हैं। पर याद रखना ऑल्टरनेटिव तभी लिख के आओगे जब आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम सच्ची मुच्ची में होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम है ही नहीं तो आप लिखोगे तो आपको कोई उसका रेलेवेंस नहीं होगा। यहां पर मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख रुपए का रखा है इसलिए मैंने यूज कर लिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम के वैसे भी लिमिटेड यूज होते हैं 5, और मैंने ऑल्टरनेटिव लिख लिया कि सिक्योरिटी प्रीमियम के बजाय मैं पूरा का पूरा होल रेवेन्यू रिजर्व भी लिख सकता हूं। अगर आप इसका उल्टा कर रहे हो, आप अगर ऊपर पूरा रेवेन्यू रिजर्व 3 लाख कर रहे हो तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप गलत कर रहे हो, बिल्कुल नहीं, आप कर सकते हो, पर आप नीचे नोट पे एंट्री डाल दीजिए कि ऑल्टरनेटिवली वी कैन ऑल्सो यूज
सिक्योरिटी प्रीमियम ऑफ 2 लाख रुपीज फर्स्ट एंड द रिमेनिंग 1 लाख फ्रॉम रेवेन्यू रिजर्व। बच्चे मुझसे हमेशा इस चीज के बारे में डाउट पूछते हैं कि सर क्या करना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दे, सेकंड प्रायोरिटी। मैं बोलता हूं कोई प्रायोरिटी फिक्स है ही नहीं, आपको सिर्फ एक नोट डाल के आना है कि अगर आपको पता है कि आपने कोई एक फॉलो किया है तो दूसरे के लिए आप नोट डाल के आओ। अब मुझे बताइए मेरे सॉल्यूशन के हिसाब से मुझे रिवाइज्ड फिगर्स बताइए क्या क्या होंगे इस क्वेश्चन में। रिवाइज्ड फिगर्स क्या क्या होंगे, टेल मी। सबसे पहले 250 की जगह पर इक्विटी कितना हो जाएगा, बताइए। इक्विटी कैपिटल 250 की जगह पर अब कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। इक्विटी शेयर कैपिटल 250 की जगह पर कितना हो जाएगा? इक्विटी की जगह पर कितना हो जाएगा? यस, 2 लाख। अच्छा सर हम भी काट के लिखें? आप काट के मत लिखो, आप अपनी कॉपी में रिवाइज फिगर लिखो, क्योंकि आप अगर काट के लिखोगे और जब इस क्वेश्चन को वापस से 2 महीने बाद 3 महीने बाद रिवीजन के लिए उठाओगे तो आप बोलोगे सर ये मैंने काटा क्यों था। ठीक है, आप, मैं भी नहीं काट रहा हूं, छोड़ो यार, फालतू का टेंशन हो जाएगा। मुझे रिवाइज्ड फिगर्स बताइए। इक्विटी शेयर्स 2 लाख नंबर्स, प्रेफरेंस शेयर्स 2000 नंबर्स। अच्छा ये हो गया। रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसमें कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, रेवेन्यू रिजर्व, P&L अकाउंट। बताइए जल्दी, चारों फिगर बताइए। अच्छा किसी ने बोला सिक्योरिटी प्रीमियम निल, बिल्कुल ठीक। रेवेन्यू रिजर्व 27, रेवेन्यू रिजर्व 27 क्यों? रेवेन्यू रिजर्व 27 क्यों? सिर्फ 1 लाख ही तो गया ना मेरे सॉल्यूशन के हिसाब से। रेवेन्यू रिजर्व 1 लाख रुपीस गया, तो 29 बचेगा। P&L 40 लाख, कैपिटल रिजर्व सेम टू सेम। एक और रिजर्व आएगा, CRR, एक और रिजर्व आएगा CRR भी तो आएगा। अब बैलेंस शीट रिवाइज बनेगी तो क्या आएगा? CRR भी तो आएगा। कितना सर? जिन बच्चों ने सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख रुपए का यूज नहीं किया था CRR के लिए, अगर उन्होंने रेवेन्यू रिजर्व पूरा का पूरा 3 लाख यूज किया था तो ऐसे केस में रेवेन्यू रिजर्व उनका 27 हो जाएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम में 2 लाख रुपए आ जाएगा। CRR 3 लाख, यस सही बोला मैंने, 30 लाख लिख दिया, 3 लाख, CRR 3 लाख, ठीक है।
CRR 3 लाख। ये रिवाइज्ड फिगर्स, ठीक है ना, ये रिवाइज्ड फिगर्स हो गए। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद क्लास ओवर हो जाएगी। बाकी के क्वेश्चन में से कुछ कुछ मैं आपको होमवर्क दूंगा और बाकी मैं आपको कल की क्लास में बाकी सारा खत्म करवा दूंगा। बायबैक हमारा अगली क्लास में खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में वी विल कवर अप बायबैक। अगली क्लास कब होगी सर? अगली क्लास मंडे को होगी। आज क्या है? सैटरडे, सैटरडे सैटरडे, ठीक है। तो अगली क्लास कब होगी? अगली क्लास मंडे को होगी। संडे को क्लास नहीं होगी। जब तक मैं अनाउंस ना करूं स्पेशली संडे वाली क्लास, तब तक संडे की छुट्टी रहेगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में बैलेंस शीट नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 3 में बैलेंस शीट है और वो बोल रहा है कि बायबैक के बाद बैलेंस शीट भी बनाइए, पर है बहुत सिंपल। चलिए करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पीसी लिमिटेड फर्निशेस यू विद द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 11, रुपीज इन क्रोर्स, राउंडिंग ऑफ। हमने शेड्यूल 3 में पढ़ा हुआ है राउंडिंग ऑफ के रूल्स। कोई राउंडिंग ऑफ के रूल्स बताएगा? इस बहाने रिवीजन हो जाएगा। जल्दी बताइए, कोई राउंडिंग ऑफ के रूल्स बताएगा क्या? राउंडिंग ऑफ के रूल्स क्या थे शेड्यूल 3 में? शेड्यूल 3 में राउंडिंग ऑफ के रूल्स क्या थे? शेड्यूल 3 में राउंडिंग ऑफ के रूल्स क्या थे? जल्दी बोलो, राउंडिंग ऑफ के रूल्स क्या है? Yes, Smita, every kind of question is covered in the notes, don't worry. अब वो लास्ट 20 ईयर्स हो, चाहे वो लास्ट 40 ईयर्स हो, चाहे वो लास्ट 1 ईयर हो, every type of question is covered in the class, don't worry. मुझे कोई बच्चा राउंडिंग ऑफ रूल नहीं बता रहा है, शायद वो पीछे के पन्ने पलटा रहा है, ये सोच रहा है कि अरे यार राउंडिंग ऑफ रूल क्या थे शेड्यूल 3 के। मुझे कोई नहीं है, देर लग रहा है लेक्चर में, मैं कुछ नहीं जानता। निधि ने बोला नेटवर्थ, यही गड़बड़ कर दी। राउंडिंग ऑफ रूल्स नेटवर्थ के बेसिस पर होते ही नहीं है। राउंडिंग ऑफ रूल्स नेटवर्थ के बेसिस पे होते ही नहीं है। नेटवर्थ के बेसिस पे होते ही नहीं है राउंडिंग ऑफ रूल्स। ऐश्वर्या ने बचाव बचाव में आंसर दिया है कि चलो पता नहीं नेटवर्थ है या पता नहीं कुछ और है, तो बस लिख देते हैं लेस देन 100 करोड़। क्या चीज लेस देन 100 करोड़? ये नहीं लिखा। 100,000 लैक्स मिलियंस और डेसिमल्स, 100,000 मिलियंस और डेसिमल्स। निधि ने एक और गलती कर दी, लैक्स तो कहीं लिखा ही नहीं। तेजस, इफ टर्नओवर इज लेस देन 100 करोड़ राउंड ऑफ इन नियरेस्ट 100 लैक्स मिलियंस। थाउजेंड्स क्यों आ गया भाई तेजस? स्मता ने लिखा इट शुड बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट मिलियंस। अरे राउंडिंग ऑफ रूल्स पूछ रहा हूं। 100 करोड़ और मोर लैक्स, मिलियंस और करोड़ और डेसिमल्स। पगला गए हैं सब, सब के सब पगला गए हैं। किसी का अभी तक परफेक्ट आंसर नहीं मिला है मुझे। ऐश्वर्या, 100 करोड़ और मोर लैक्स, मिलियंस और करोड़, 100 और मोर, थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस, डेसिमल्स, मिलियंस, बिलियंस। नलायक, एक नंबर के नलायक। सबसे पहले तो नेटवर्थ नहीं होता, टर्नओवर होता है। टर्नओवर में होता है
लेस देन 100 करोड़। लेस देन 100 करोड़ में होता है नियरेस्ट 100, 1000, लैक्स, मिलियंस। नियरेस्ट 100, 1000, लैक्स, मिलियंस। फिर होता है 100 और मोर, उसमें फिर 100 करोड़ और मोर, उसमें नियरेस्ट 100 हट गया, 1000 हट गया, तो क्या बचा? लैक्स, मिलियंस और करोड़्स। बिलियन था ही नहीं मेरे हिसाब से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिलियन तो था ही नहीं। बिलियन तो था ही नहीं, लैक्स, मिलियंस और करोड़ था, बिलियन तो था ही नहीं। ये आपके सामने लिखा हुआ है रूल, नलायकों, कैसे गधेड़े लोग हैं। हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, लैक्स, मिलियंस, फिर 100, 1000 हटा दो, लैक्स, मिलियंस और करोड़्स, ऐसा। नादान बच्चे, नादान बच्चे, इतने भी नादान नहीं हो, इतने भी नादान नहीं हो। है राशि बोल रही है नादान बच्चे हैं, नादान बच्चे नहीं हो तुम इतने। चलो, क्या ये बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग दी गई है? बिल्कुल नहीं, हेडिंग ही गलत है। सोर्स ऑफ फंड, ये हेडिंग शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग नहीं है। गलत तो नहीं बोलूंगा, पर ये हेडिंग शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग नहीं है। सबसे पहले 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 75 करोड़, इक्विटी शेयर्स 25 करोड़, टोटल 100 करोड़। रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व, ये हमारे किसी काम का नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व। फिर फंड्स एम्प्लॉयड इन फिक्स असेट कॉस्ट 100, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 100 हो गया नील। इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 400 करोड़, जबकि 100 पे दिख रहा है। करंट असेट्स 340, करंट लायबिलिटीज 40, नेट आ गया 300। कंपनी रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स ऑन 1 अप्रैल 11, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर को भी रिडीम किया है। अच्छा, आप जानते हो प्रेफरेंस शेयर को अगर हमें रिडीम करना होता है तो वहां पर भी हमें सीआरआर बनाना पड़ता है। क्या आपको यह फैक्ट पता है? मैं बता देता हूं। जैसे हमने बायबैक में पढ़ा है कि बायबैक के लिए या तो फ्रेश इशू होता है या तो आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स होता है। अगर फ्री रिजर्व्स होता है तो सीआरआर बनाना पड़ता है। वैसे ही सेम प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन के लिए भी होता है। प्रेफरेंस शेयर्स का जब भी रिडम्पशन होगा तो आपको यह देखना है कि आउट ऑफ फ्री रिजर्व हुआ है या आउट ऑफ फ्रेश इशू हुआ है। फ्रेश इशू हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, फ्री रिजर्व हुआ है तो आपको सीआरआर बनाना पड़ता है। ठीक है, इट ऑल्सो बॉट बैक 50 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 50 पर। कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया, ये प्राइस नहीं बताया कितने में रिडीम किया है, तो हम मान के चलेंगे कि फेस वैल्यू पे रिडीम किया है। फेस वैल्यू है 100 रुपए। पता नहीं क्यों बस ऐसा लगता है कि बच्चा मेरे सामने तो है नहीं, बच्चा अपने घर पे बैठा है, तो जो शब्द मैं बोल रहा हूं उन वो शब्दों को कैच कर पा रहा है कि नहीं। मैंने बोला कि प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहा है, पर ये प्राइस उन्होंने नीचे नहीं बताया क्वेश्चन में, तो हम मान लेंगे कि रिडीम हो रहा है फेस वैल्यू पे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। जबकि इक्विटी शेयर रिडीम हो रहा है 50 रुपीज पे, जबकि फेस वैल्यू है 10 रुपीज, तो 40 रुपीज हो गया प्रीमियम। द पेमेंट फॉर द अबव वर मेड आउट ऑफ ह्यूज बैंक बैलेंस। ओह माय गॉड, इस पॉइंट का मतलब क्या है? द पेमेंट फॉर द अबव वर मेड आउट ऑफ ह्यूज बैंक बैलेंस, इस पॉइंट का मतलब क्या है? विच अपीयर्ड एज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट, इस पॉइंट का मतलब समझा दो कोई, इस पॉइंट का मतलब समझा दो कोई। वंश बाबर, हाँ बेटा, क्लास डेली बेसिस पे होती है, क्लास रोज 8:30 बजे होती है, 8:30 से 10:30 चलती है। उसके बाद हमारी दूसरी फैकल्टीज की दूसरे सब्जेक्ट की क्लासेस होती हैं। संडे को क्लास नहीं रहती है। ये क्लासेस रिजल्ट तक यूट्यूब पे आप देख सकते हो, कह सकते हो कि फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आपको बुक परचेज करना है तो आप बुक परचेज कर सकते हो। 500 रुपीज पूरा सेट मिलेगा, 500 में पूरा सेट मिलेगा। किसी ने कल मुझसे व्हाट्सएप पे डाउट पूछा था, मुझे पता नहीं है कौन था, कि सर 500 में सिर्फ लिमिटेड कोर्स मिलेगा कि पूरा 100% बुक का सेट मिलेगा? तो 100% बुक का सेट मिलेगा 500 में, 500 रुपीज में।
मेड आउट ऑफ ह्यूज बैंक बैलेंस विच अपीयर्ड एज अ पार्ट ऑफ करंट असेट। तो करंट असेट में है, मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम फ्रेश इशू नहीं कर रहे हैं, हम फ्रेश इशू नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इंटायर बायबैक इज आउट ऑफ फ्री रिजर्व, इवन इंटायर रिडम्पशन इज आउट ऑफ फ्री रिजर्व। तो इसका मतलब ये हुआ इट मीन्स entire buyback and redemption is made out of free reserves and security premium account। इसका मतलब ये पॉइंट लिख लीजिएगा, ये पॉइंट लिख लीजिएगा। यस, सभी बच्चों ने जवाब सही दिया। बैंक बैलेंस ओनली इनफ फॉर यूज, फ्री रिजर्व से बायबैक करेंगे। वी हैव सफिशिएंट कैश एंड बैंक बैलेंस इन करंट असेट्स, सफिशिएंट बैंक बैलेंस। ओके, सबने सही जवाब दिया। यू आर आस्क्ड टू पास जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर बायबैक, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑन नेट असेट बेसिस। वेरी गुड, ये तीन चीजें पूछी हैं। पहले लगेगी अपने को वर्किंग, अपने को लगेगी सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का वर्किंग। वर्किंग नोट नंबर 1, बायबैक कैलकुलेशन। हम बोलेंगे कितने नंबर ऑफ शेयर्स, 50 लाख। टोटल अमाउंट ऑफ बायबैक 50 lakhs इंटू 50 रुपीज पर शेयर। सर फिगर्स किस में हैं? फिगर्स हैं आपके करोड़्स में। तो आप सॉल्यूशन भी किस में करोगे? या तो क्रोर्स में करो या तो आप पूरे फुल एब्सोल्यूट फिगर्स में लिखो। तो यहां मैं लिखूंगा रुपीज इन क्रोर्स। यह आ जाएगा 25 करोड़। 25 करोड़ क्वेश्चन दिया गया है करोड़ में, आप आंसर लिख के आओगे लैक्स में, गड़बड़ हो सकती है, मार्क्स कट सकते हैं। याद रखिएगा, गड़बड़ हो सकती है, मार्क्स कट सकते हैं। यह चीज याद रखिएगा कि क्वेश्चन दिया हुआ है करोड़ में, आंसर आप लिख के आ रहे हो रुपीज इन लैक्स में, गलत हो जाएगा। हाँ, आप पूरा लिखो 25 करोड़ मतलब 2500000000 ऐसे करके, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप राउंडिंग ऑफ कर रहे हो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करोगे। हम बोलेंगे फेस वैल्यू और प्रीमियम ऑन बीबी। प्रीमियम ऑन बीबी फेस वैल्यू कितना? 5 करोड़। प्रीमियम ऑन बीबी में कितना? 20 करोड़। कैसे? 50 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हैं और 50 रुपीज का बायबैक प्राइस है, 10 रुपए का फेस वैल्यू है, तो 10 रुपीज इंटू 50 लाख मतलब 5 करोड़। ठीक है, आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, दैट इज, बताओ क्या करेंगे?
कुछ रखा है क्या हमारे पास? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, दैट इज क्रिएट CRR आउट ऑफ। अब आप मुझे यहां बता सकते हो कि मैं CRR कहां से बनाऊं? CRR कैपिटल जनरल रिजर्व से बनाऊं, P&L से बनाऊं, सिक्योरिटी प्रीमियम से बनाऊं? 20 करोड़ राइट ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। मेरे हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम 25 दिख रहा है, तो 25 जो दिख रहा है उसमें से ये 20 चला गया राइट ऑफ करने के लिए। कितना बचा? 5, और 5 का मैं CRR बना सकता हूं, तो आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और जनरल रिजर्व। आप ऐसा भी लिख सकते हो, और जनरल रिजर्व, क्योंकि हमें जब भी जो भी हम सॉल्यूशन करेंगे हम ये तो लिख के ही आएंगे कि ऑल्टरनेटिवली व्हाट वी कैन डू। वो तो मैंने आपको बताया ही है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि भाई यहां अगर मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा या और जनरल रिजर्व लिखा, जब हम एंट्री करेंगे तो आप अपन नीचे लिख के आएंगे कि ऑल्टरनेटिवली हम इसका दूसरा भी कर सकते हैं। मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम से किया पर जनरल रिजर्व से भी कर सकते हैं, जनरल रिजर्व से किया पर सिक्योरिटी प्रीमियम से भी कर सकते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, redemption of preference shares। प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन हो रहा है 100 रुपीज 75 करोड़। एट पार। Therefore, CRR will be created out of जनरल रिजर्व। हम CRR क्रिएट करेंगे जनरल रिजर्व से। सर जनरल रिजर्व से क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम 25 रखा हुआ था और हमने ये वो 25 ऊपर खत्म कर दिया। एक तो ये 5 और ये 20। हम मान के चल रहे हैं कि जो 5 है वो सिक्योरिटी प्रीमियम से CRR बनाया होगा। ठीक है, सो ये हो गई आपकी दोनों वर्किंग्स। अब क्या करेंगे? अब हमें चाहिए बैलेंस शीट, सॉरी जर्नल एंट्री। अब हमें चाहिए जर्नल एंट्री। एक काम करें क्या, 10:30 बज गए हैं यार। आपकी अगली क्लास कितने बजे रहती है EIS की? नेक्स्ट क्लास EIS की 10:45 पे होती है कि 11 पे होती है? अगर 11 पे होती है तो फिर भी मैं ले लूं, क्योंकि मुझे 10 मिनट और लग जाएंगे, सो आपका ब्रेक नहीं बचेगा। या फिर आप बाकी का पोर्शन घर से करके आए, लाइक जर्नल एंट्री घर से करके आए। अगर बैलेंस शीट बन रही है तो ठीक है, नहीं तो बैलेंस शीट मैं करवा दूंगा। और जो तीसरा वाला पोर्शन है नेट असेट, वो मैं आपको बता ही दूंगा। तो मुझे बताइए, अगर मैं आपको करवाना चाहो तो करवा दूं, नहीं तो आप घर से जर्नल एंट्री मिनिमम एटलीस्ट जर्नल एंट्री करके आइएगा, बाकी मैं करवा दूंगा। 10:45 पे रहती है। आई विल टेक मिनिमम 10 मिनट्स मोर, मिनिमम बोल रहा हूं। उसमें भी अगर किसी बच्चे का डाउट आ गया तो शायद 15 मिनट लग जाए। थोड़ा जल्दी बताओ, क्विक। मेरा मानना है या तो आप जर्नल एंट्री घर से करके आओ, बाकी अपन कल की क्लास में निपटाएंगे, बिकॉज आई वांट यू कि आप 10 से 15 मिनट का ब्रेक तो ले लो एटलीस्ट। और जहां तक मुझे पता है पवन सर लेट नहीं करते, 10:45 पे ले लेते हैं क्लास। ओके, आप एक काम करिए, जर्नल एंट्रीज आप घर से करके आइएगा, बैलेंस शीट बनवाने की जिम्मेदारी मेरी, और नेट असेट बेसिस पर क्या निकालना है वो बताने की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, ठीक है ना? एक बार बैलेंस शीट ट्राई जरूर करना, मतलब बिना ट्राई किए हुए मत आना, बिना ट्राई किए हुए मत आना।
बैलेंस शीट ट्राई जरूर करना। जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं ली हैं, सॉरी, प्रीवियस क्लासेस जरूर देख लीजिए। बार बार कोई ना कोई बच्चा डेली बेसिस पे कोई ना कोई आता है, पूछता है सर वो कब से स्टार्ट हुआ है, क्या स्टार्ट हुआ है, कैसे स्टार्ट हुआ है। आप इस क्लास को पॉज करके इसी चैनल में बताई हुई बाकी क्लासेस देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कब से शुरू हुआ है। चलिए, थैंक यू सो मच, अभी के लिए इतना ही। आई होप आपकी आज की क्लास में आपको प्रैक्टिकल अप्रोच बायबैक की समझ में आई होगी। कल की क्लास में हम बायबैक को कवर अप कर लेंगे। कल की क्लास में हम बायबैक को कवर अप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका होमवर्क है, जिसमें आपको जर्नल एंट्रीज करनी है, जिसमें आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको जर्नल एंट्रीज करनी है, आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 आपको करके आना है, ठीक है ना। दैट्स इट, बाकी तो मैं करवा ही लूंगा, बाकी तो मैं करवा ही लूंगा। आप जर्नल एंट्रीज करके आएंगे 5 और 6 की, और ये थर्ड वाले क्वेश्चन की। चलो, बाकी का अपनी अगली क्लास में हम निपटा लेंगे। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन मंडे, नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन मंडे, नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन मंडे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज।